अब सेक्शन नंबर 34 के ऊपर हम आते हैं। यहां से आप देखोगे कि रेलेवेंट जजमेंट्स के बारे में बात करी गई है। ओके, कि कौन सी जजमेंट्स हमारी रेलेवेंट होंगी उसके बारे में यहां पे बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 34 से लेके सेक्शन नंबर 45 जो है वहां तक आप देखोगे जितने भी सेक्शंस कवर्ड हैं वो पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 40 से लेके 51 तक में थे। अब सेक्शन नंबर 34 को एक बार हम समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक सूट था ए वर्सेस बी। ओके, अब यहां पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया था, तोड़ दिया था। अब यहां पे ए ने बी के ऊपर एक केस कर दिया, एक सिविल सूट कर दिया। अब यहां पे कोर्ट ए ने यहां पे ए के फेवर में जजमेंट दिया। उसने बोला कि हाँ बी ने क्राइम बोल रहा हूं, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है एंड इसलिए ए को डैमेजेस मिलने चाहिए। ओके, अब आगे जाके बी जो है हमारा दोबारा से केस कर देता है। बी वर्सेस ए एंड सेम फैक्ट्स के ऊपर अब वो ए से कंपनसेशन मांग रहा है, यानी ए से वो डैमेज मांग रहा है सेम फैक्ट्स के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर केस में ए जो है वो कोर्ट ए है इसकी जजमेंट लेके आ सकता है बी वर्सेस ए के सूट में। एंड जो बी वर्सेस ए का सूट बाद में फाइल हुआ है इसमें आप कोर्ट ए की जजमेंट जो है उसको लेके आ सकते हो एंड आप बोल सकते हो कि इस केस में तो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। ओके, अब यहां पे जो कोर्ट ए का जजमेंट है वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 34। ओके, तो यहां पे ये चीज बोली गई है। प्रीवियस जजमेंट कब रेलेवेंट होगा उसके बारे में सेक्शन नंबर 34 हमको बताता है। अब सेक्शन नंबर 35 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करी गई है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बारे में यहां बात करी गई है। यहां पे बोला हुआ है कि अगर एक कंपीटेंट कोर्ट ने प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी इन केसेस में कोई भी जजमेंट दी है तो आगे जाके अगर सेम मैटर के ऊपर दोबारा केस फाइल होता है तो जो हमारी पुरानी जजमेंट है वो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। अब प्रोबेट का मैटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी विल बनाई है एंड आगे जाके ए की डेथ हो जाती है। अब यहां पे ए ने विल में लिखा था कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मैं बी के नाम पे कर दूंगा। अब बी इस विल को लेके जाता है कोर्ट में जाके वो बोलता है कि आप इस विल के ऊपर अपना सर्टिफिकेशन लगा दो और आप इसको प्रोबेट में कन्वर्ट कर दो। अगर एक विल को कोर्ट प्रोबेट में कन्वर्ट कर देती है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि वो विल फाइनल हो चुकी है एंड कोर्ट का अप्रूवल मिल चुका है उस विल को। ओके, और आगे जाके बी जो है वो कोर्ट की हेल्प ले सकता है इस विल की एग्जीक्यूशन कराने के लिए। सपोज बी का एक और भाई है सी, ये बोलता है कि मैं तो प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, विल जो है ये इनवैलिड है। अब यहां पे बी जो है वो प्रोबेट लेके जा सकता है और सी को बोल सकता है कि अब आपको घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि विल के ऊपर मेरे को अप्रूवल मिल चुका है, मैंने प्रोबेट यहां पे ऑब्टेन कर ली है। और यहां पे कोर्ट जो है वो बोल सकता है सी को घर खाली करने के लिए बिकॉज प्रोबेट तो बी के फेवर में उसने ऑलरेडी दे दी है। तो ये प्रोबेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पे मैट्रिमोनियल केसेस की भी बात करी गई है, यानी कि अगर एक मैट्रिमोनियल केस में ऑलरेडी कोर्ट एक जजमेंट दे चुका है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। सपोज ए वर्सेस बी केस होता है डाइवोर्स का एंड इस केस में कोर्ट जो है वो डाइवोर्स को ग्रांट कर देता है, तो यहां पे हमारी जो डाइवोर्स की डिग्री है वो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी एंड आगे जाके सेम फैक्ट्स के ऊपर कोई नया केस स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी केसेस जो हैं उनका भी यहाँ पे मेंशन है। अब जो हमारे एडमिरल्टी केसेस होते हैं ये होते हैं नेवी वाले केसेस, तो अगर नेवी का कोई भी केस है तो उसको हम एडमिरल्टी केसेस बोलते हैं। एंड इंसॉल्वेंसी जो केसेस होते हैं वो तुमको पता ही है, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए, तो जो भी उसका केस होगा वो जो हमारा आईबीसी कोड है, इंसॉल्वेंसी कोड जो है उसके अकॉर्डिंग चालू होगा एंड उसके अकॉर्डिंग वहां पे केस चलेगा। तो यहाँ पे चार टाइप ऑफ केसेस के बारे में सेक्शन नंबर 35 बात करता है कि अगर इन केसेस में
कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दी है, तो आगे जाके अगर सेम फैक्ट्स के ऊपर दोबारा से कोई केस फाइल करता है तो इस केस को वो आगे नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज उस मैटर में ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। एंड जो हमारी पुरानी जजमेंट होगी वो रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 35। तो वो जो हमारी पुरानी जजमेंट है वो रेलेवेंट भी होगी एंड साथ साथ में उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ मान लेंगे। यानी सामने वाली पार्टी ये नहीं बोल सकती आगे जाके कि जो जजमेंट है ये इनवैलिड है, बिकॉज जजमेंट इन इटसेल्फ इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये हमको सेक्शन नंबर 35 में याद रखना। अब सेक्शन नंबर 36 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे उन जजमेंट्स के बारे में बात करी गई है जिनके बारे में हमने ऊपर बात नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिकवरी ऑफ मनी का केस है, सपोज ए ने बी से पैसे लिए एंड वो वापस नहीं कर रहे और यहाँ पे बी ने केस कर दिया है रिकवरी ऑफ मनी का। तो यहाँ पे अगर रिकवरी ऑफ मनी के केस में कोई भी जजमेंट आएगा तो वो हमारा रेलेवेंट माना जाएगा। आगे जाके सेम फैक्ट्स के ऊपर अगर दोबारा केस हो जाता है तो पार्टी यहाँ पे बोल सकती है कि इस मैटर के ऊपर तो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है एंड जजमेंट हमारा रेलेवेंट यहाँ पे माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा पुराना जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे नहीं बताया गया। कंक्लूसिव प्रूफ का एंगल जो था वो सेक्शन नंबर 35 में ही था, लेकिन सेक्शन नंबर 36 में कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात नहीं करी गई है। ओके, तो यहाँ पे वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 36 में अगर कोई भी जजमेंट आ रही है तो उसकी वेटेज थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू सेक्शन नंबर 35 जजमेंट्स, बिकॉज सेक्शन नंबर 35 में कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करी गई है एंड यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात नहीं करी गई है। अब हम आते सेक्शन नंबर 37 के ऊपर। यहाँ पे इररेलेवेंट जजमेंट्स के बारे में बात करी गई है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए ने सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है डेफेमेशन का एंड बी ने भी सी के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी ने अलग अलग केसेस फाइल करे हैं सी के अगेंस्ट फॉर डेफेमेशन। अब यहाँ पे सपोज ए वर्सेस सी जो केस था हमारा, यहाँ पे जजमेंट आता है ए के फेवर में एंड यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि सी ने ए का डेफेमेशन किया। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा बी वर्सेस सी का केस है, बी वर्सेस सी का जो हमारा केस है, इस केस में ए वर्सेस सी वाले केस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वी कैन नॉट से दैट कि जो हमारा ए वर्सेस सी में जजमेंट आया है वो रेलेवेंट होगा बी वर्सेस सी के केस में भी, बिकॉज ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो वी कैन से दैट जो ए वर्सेस सी का केस है इसमें जजमेंट आ रहा है, दैट जजमेंट इज इररेलेवेंट इन द केस ऑफ बी वर्सेस सी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 37 बोलता है एंड जो उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो भी सेम एग्जांपल के बारे में बात करता है एंड वहीं से हमने ये एग्जांपल जो भी डिस्कस किए है वो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ही गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 38 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि कोई भी पार्टी जो है वो इस चीज का प्रूफ दे सकती है कि जो जजमेंट आया है केस में वो फ्रॉड के थ्रू आया है या फिर कॉल्यूशन के थ्रू आया है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 38 बोलता है। सपोज ए बोलता है कि इस केस में जो हमारा बी है इसने करप्शन किए हैं एंड कोर्ट स्टाफ को इसने पैसे खिलाए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये जो फैक्ट है कि बी ने कोर्ट स्टाफ को पैसे खिलाए हैं, ये फैक्ट हमारा रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 38 में। ओके, तो ये हमको सेक्शन नंबर 38 बात करता है। यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि कोई भी पार्टी इस चीज का प्रूफ दे सकती है कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो इनकम्पिटेंट है। सपोज जो ए वर्सेस बी का केस है ये कोर्ट सी में चल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी पार्टी इस चीज का प्रूफ दे सकती है कि कोर्ट सी जो है ये इनकम्पिटेंट कोर्ट है एंड जो ये फैक्ट होगा ये हमारा रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 39 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपको चेक करवाना है कि किसी का हैंडराइटिंग जो है वो असली है या फिर नहीं है, या फिर आपको चेक कराना है कि एक पर्सन जो है इसी ने ये लेटर लिखा है या फिर नहीं लिखा, या फिर आपको चेक कराना है कि जो फिंगर इंप्रेशंस है हमारे पास ये
एक्यूज के ही हैं या फिर नहीं है। ओके, या फिर आपको साइंस, आर्ट या फिर फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है जो केस में हमारा रिलेवेंट है, तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले सकते हो। एंड सेक्शन नंबर 39 में जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा वो रिलेवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि ए ने ये लेटर लिखा है या फिर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को लेके आएंगे एंड जो हमारा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है ये हमको बताएंगे कि ए ने ये लेटर लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो जो भी यहाँ पे ओपिनियन होगा उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का वो सेक्शन नंबर 39 में हमारा रिलेवेंट माना जाएगा। ओके, अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है एंड इसमें एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हमको इसके रिगार्डिंग एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारे डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एंड क्लॉज 2 में जो हमारे डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं इनका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 40 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट ओपिनियंस के बारे में बात करी गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए का मर्डर हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक्सपर्ट आके बोलते हैं, सपोज बी हमारे एक्सपर्ट हैं, ये बोलते हैं कि हाँ ए का मर्डर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बी जो है वो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट है। अब आगे जाके सी जो है, जो इस केस में एक्यूज्ड है, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उसने ए का मर्डर किया है, सी यहाँ पे एविडेंस लेके आते हैं कि ए ने सुसाइड किया एंड इसका मर्डर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सी जो है अगर सुसाइड वाला फैक्ट जो है कोर्ट के सामने लेके आएगा वो सेक्शन नंबर 40 में रेलेवेंट माना जाएगा, बिकॉज जो सुसाइड का फैक्ट है ये एक्सपर्ट ओपिनियन से डिफर करता है। तो कोई भी फैक्ट जो एक्सपर्ट ओपिनियन से डिफर करता है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट है, उसको आप सेक्शन नंबर 40 में रेलेवेंट कर दोगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 41 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे भी हैंडराइटिंग के बारे में बात करी गई है, बट यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया या फिर नहीं किया। ओके, एंड वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे एक लॉयर है बी एंड वो ए के लॉयर 20 ईयर्स से हैं, 20 साल से वो ए के लॉयर है। अब यहाँ पे बी जो है अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर ए की ही साइन है, बिकॉज ये जो साइन है मैं 20 साल से देख रहा हूँ। अब यहाँ पे बी जो है हमारे वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ए की हैंडराइटिंग सालों से देखी है। तो इन दिस केस बी का जो ओपिनियन होगा वो हम सेक्शन नंबर 41 में रेलेवेंट कर देंगे। ओके, तो हमको याद रखना है कि हैंडराइटिंग के बाद यहां पे भी हो रही है, लेकिन सेक्शन नंबर 39 में हमें देखा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन की बात हो रही थी। वहां पे जो हैंडराइटिंग को एग्जामिन कर रहे थे वो एक एक्सपर्ट थे, एंड सेक्शन नंबर 41 में हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे। अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि ए ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटली साइन किए या फिर नहीं किए। अब यहाँ पे जो उस डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा उसका ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा कि यहाँ पे ए की ही साइन है या फिर नहीं है। ओके, अब सेक्शन नंबर 42 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कस्टम और राइट के बारे में बात हुई है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक वेल जो है, एक वेल है एक विलेज में, इस वेल का मालिक ए है या फिर इस वेल के ऊपर सारे विलेजेस का अधिकार है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक 100 साल का आदमी है, इसका नाम बी है। अब जो बी है 100 साल से उस विलेज में ही रहता था। अब यहाँ पे बी बोलता है कि ये जो वेल है इसके ऊपर सारे विलेजेस का राइट है, मैं 100 साल से यहीं पे रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 100 ईयर से इस वेल को सारे विलेजर्स यूज करते हैं एंड इसके ऊपर ए का कोई राइट नहीं है। अब यहाँ पे जो बी है इनका जो भी ओपिनियन होगा वो हम सेक्शन नंबर 42 में रिलेवेंट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो बी का ओपिनियन है ये कस्टम को एस्टैब्लिश कर रहा है एंड कस्टम के बारे में हमको एक ओपिनियन दे रहा है।
अब कस्टम का मतलब हमको पता ही है, कस्टम का ये मतलब होता है कि वो फैट जो एक पर्टिकुलर जगह में सालों से चलता आ रहा है उसको हम कस्टम बोल देते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 43 पे हम आते हैं। यहां पे यूजेजेस के बारे में और टेनेट्स के बारे में बात हुई है। अब जो हमारे यूजेजेस होते हैं ये कस्टम से एक स्टेप नीचे होते हैं। जो हमारे यूजेजेस होते हैं ये एक फैमिली की प्रथा के बारे में हमको बताते हैं। एंड कस्टम जो होते हैं वो एक फॉर एग्जांपल विलेज है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं, उसमें क्या प्रथा चल रही है उसके बारे में हमको कस्टम्स बताते हैं। तो वी कैन से दैट यूसेजेस इज अ वन स्टेप लोअर देन कस्टम। ओके, अब सेक्शन नंबर 43 हमको बोलता है कि एक फैमिली की जो यूजेज है, एक फैमिली की जो प्रथा है, उसके बारे में अगर कोई भी हमारे पास एविडेंस आता है केस में तो उसको हम रेलेवेंट मान लेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक केस में फैमिली की प्रथा जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जिस फैमिली की प्रथा को जानता है वो अपना ओपिनियन दे सकता है एंड उसका ओपिनियन सेक्शन नंबर 43 में रिलेवेंट माना जाएगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 43 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात करी गई है। यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक केस में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस मंदिर में जो प्रथा है ये कितने सालों से चल रही है। तो उस प्रथा के बारे में अगर किसी भी पर्सन को पता है तो वो अपना ओपिनियन दे सकता है एंड सेक्शन नंबर 43 में उसका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। ओके, अब यहां पे बात करी गई है डायलेक्ट्स के बारे में भी। ग्लॉसरी बोलता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि एक विलेज में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सपोज एक पर्सन ए आके बोलता है कि इस विलेज में सपोज गुजराती बोली जाती है, तो यहाँ पे जो ए का ओपिनियन है वो सेक्शन नंबर 43 में हम रेलेवेंट मान लेंगे बिकॉज हमको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर विलेज में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। ओके, एंड जिसका फोर्थ पार्ट है ये बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास उस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल नॉलेज है तो वो जो हमारी स्पेशल नॉलेज है उसको भी हम रेलेवेंट यहां पे मान लेंगे। ओके, तो हमारा सेक्शन नंबर 43 यही बोलता है। हमको याद रखना फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि सेक्शन नंबर 42 में कस्टम के बारे में बात हो रही थी एंड सेक्शन नंबर 43 में यूजेज जो है उसके बारे में बात होती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 44 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे ओपिनियन ऑन रिलेशंस के बारे में बात हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ए और बी की मैरिज हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अब इन दिस केस जो ए और बी का सर्वेंट है, सपोज सी एक सर्वेंट है, ये बोलता है कि हाँ ए और बी की शादी हुई थी एंड ये इस घर में एज हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे। तो यहाँ पे जो सी का ओपिनियन है अपॉन द रिलेशन ऑफ ए एंड बी, ये सी का ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 44 में। ओके, यहाँ फॉर एग्जाम्पल ए और बी के एक नेबर था डी यहाँ पे बोलता है कि ए और बी इस घर में एज हस्बैंड और वाइफ रहते थे। तो यहाँ पे जो डी का ओपिनियन है वो भी सेक्शन नंबर 44 में आप रिलेवेंट कर सकते हो बिकॉज हमको ये ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। ओके, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इन दिस केस जो हमारा सी और डी का ओपिनियन है, जो सर्वेंट और नेबर का ओपिनियन है, उस ओपिनियन की बेसिस पे आप ये चीज नहीं मान लोगे कि ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है। यहाँ पे जो हमारी कोर्ट है वो और एविडेंसेस भी मंगवा सकती है। ये हमारा प्रोवाइजर बोलता है कि सिर्फ सी और डी का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा ये प्रूफ करने के लिए कि ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ थे। ओके, अब सेक्शन नंबर 45 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक केस में ए ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, तो यहाँ पे कोर्ट ए से पूछ सकता है कि ये जो ओपिनियन है इसके ऊपर आप कैसे पहुंचे हो, क्या टेस्ट आपने करे हैं जिससे ओपिनियन आप लेके आए हो। तो यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी पूछा जा सकता है एंड ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे बोलता है कि मैंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे हैं एंड मैंने कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं एंड वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने ये एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाई है
तो यहाँ पे जो मेडिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सेक्शन नंबर 45 में रिलेवेंट हो जाएंगे। ओके